नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका प्रयास ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं जयप्रकाश सिंह। पिछली क्लास में अपन ने सामान्यतः व्याकरण का परिचय, माहेश्वर सूत्र, व्याकरण के त्रिमुनि, इन पर चर्चा करी थी। आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम व्याकरण के जो परिशिष्ट अपना जो रेट वाला जो पार्ट है उसमें जो वर्ण विचार का टॉपिक जो दे रखा है, स्वर, व्यंजन, वर्ण और उनके उच्चारण स्थान आदि, तो आप सरल भाषा में ऐसे कह सकते हैं वर्ण विचार या वर्णमाला, उस पर अपना टॉपिक होगा और उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलो इस सेशन में हम अपनी दूसरी क्लास पर आगे बढ़ते हैं और अपना जो टॉपिक है वह है वर्ण विचार। वर्ण विचार आप इस पर बात करेंगे। वर्ण विचार मतलब वर्णमाला, संस्कृत की वर्णमाला। सबसे पहले हम इसी शब्द पर चर्चा कर लेते हैं कि वर्ण क्या है, इसके ऊपर ही चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद हम आगे पूरी डिटेल से इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। वर्ण की यदि हम बात करते हैं तो वर्ण आप ऐसे कह सकते हैं कि ध्वनि का ही नाम क्या है, वर्ण। ध्वनि का नाम ही वर्ण है, आप ऐसे कहेंगे। अर्थात मुख से निकलने वाली ध्वनि जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इसी वर्ण का पर्याय शब्द होता है अक्षर। अक्षर के लिए अगर आप ऐसे कहें तो नैक्षरति, नैक्षरति इति अक्षर है। यह हम परिभाषा ले सकते हैं अक्षर की कि नैक्षरति इति अक्षरः, नै नहीं, क्षरति नष्ट होता है, जो कभी नष्ट न हो, जो कभी खंडित न हो, अक्षर है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अक्षर। तो इस आधार पर अपन ने क्या कहा, वर्ण और अक्षर एक दूसरे के ही पर्याय पद हैं। अब यदि हम बात करें इसके भेदों के लेकर के, अपन ने कहा ध्वनि का नाम ही वर्ण है, वर्ण का ही पर्याय पद अक्षर है, तो ये जो वर्ण है, वर्ण के प्रधान रूप से दो भेद होते हैं, जिन्हें एक तो हम कहते हैं स्वर वर्ण और एक कहते हैं व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण। स्वर वर्ण कौन से कहलाते हैं, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन ध्वनियों को तो हम कहते हैं स्वर। संस्कृत में यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हमने ये कहा था स्वयं राजन्ते, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। आपने ये कहा कि जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे ध्वनियां स्वर वर्ण कहलाती हैं, और स्वरों की सहायता से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उन ध्वनियों को हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। तो वर्ण दो प्रकार के हो गए, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जैसा कि हमने पिछली क्लास में माहेश्वर सूत्रों के विषय में पढ़ने पढ़ा था, माहेश्वर सूत्र में भी आपने देखा होगा कि स्वर और व्यंजन वर्ण ही वहां प्रयुक्त हुए थे, तो इसलिए अपन ने उन माहेश्वर सूत्र को वर्ण समन्वय सूत्र के नाम से भी जाना था। चलो आज अपन इस पर, इस टॉपिक पर इस रूप में चर्चा करते हैं कि हम जो संस्कृत में जो संस्कृत वर्णमाला की हम बात कर रहे हैं, संस्कृत वर्णमाला, तो संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं और वे कौन कौन से हैं, उनको कौन कौन से वर्गों में, कौन कौन से भागों में, किस रूप में विभाजित किया गया है, उन सबकी आज हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या के लेकर, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में कुल सामान्यतः 46 वर्ण माने गए हैं। संस्कृत वर्णमाला की हम बात करें तो संस्कृत वर्णमाला में सामान्यतः 46 वर्ण माने गए हैं। 46 वर्णों का यदि हम वर्गीकरण करें तो आप ऐसे कह सकते हैं इन 46 वर्णों में 13 तो होते हैं स्वर और 33 जो होते हैं वे होते हैं व्यंजन। यदि मान लीजिए हम बात करें यहाँ स्वर और व्यंजन की, स्वर के लिए अगर हम बात करें तो इन स्वर वर्णों को अपन अच वर्ण और व्यंजन वर्णों को अपन हल वर्णों के नाम से भी जानते हैं या जान सकते हैं। ध्यान देखो, माहेश्वर सूत्रों में अपन ने अच की बात करी थी और अच का मतलब एक प्रत्याहार है, और अच प्रत्याहार के वर्ण यदि आप निकालेंगे तो उन सूत्रों में ए ई उन वाला जो ए था वहां से लेकर के
ऐ योग जो चौथा माहेश्वर सूत्र पढ़ा था उसके चैतक आप करेंगे तो वहां जो अच की संख्या आई थी वो 9 हो गई। पाणिनि ने स्वरों के विषय में ये भी कहा है अचह स्वरा, अच प्रत्याहार के वर्ण स्वर कहलाते हैं। इसलिए अपन ऐसे कह सकते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 भी मानी जाती है और स्वरों की संख्या 9 भी। अगर ऑप्शन में दोनों एक साथ आ रहे हैं तो प्रधानतः अपन माहेश्वर सूत्रों के अनुसार संख्या कितनी मानते हैं 9। तो अचह स्वरा के अनुसार अच होंगे कितने 9। उसके बाद हल वर्णों की हम बात करते हैं और हल वर्णों को अपन ने व्यंजन वर्ण कहा है। पांचवा सूत्र जो हयवृत था वहां से तो शुरू करना है और 14वां सूत्र जो हल है उसके लय तक चलेंगे तो व्यंजन वर्णों की संख्या अपने सामने आएगी कितनी 33 त्रयस 63। आप ऐसे कह सकते हैं कि व्यंजन वर्णों की संख्या है कितनी 33। अब ये जो 13 स्वर और 33 व्यंजन वर्ण हैं या आप कहें 9 अच और जो 33 व्यंजन वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं इनके बारे में सामान्य से चर्चा करेंगे। इसके लिए इनके आगे की सामान्यतः एक बात और कर लेते हैं, वह नाम है पाणिनीय शिक्षा। उसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं ताकि संपूर्ण वर्ण है जो उनमें समाहित है वो सभी का वर्गीकरण हम एक साथ पढ़ेंगे। यहां आपके लिए एक नाम आता है पाणिनीय शिक्षा। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार आपसे वर्ण पूछे जाते हैं कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण कितने हैं। यदि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार आपको वर्ण पूछे जाए तो आपका आंसर होगा 63 64। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या मानी गई है 63 64। अगर इनको आप संस्कृत में बोलना चाहें तो 63 को तो कहेंगे त्रिषष्टि और 64 को अपन कहते हैं चतुष्षष्टि या चतुष्षष्टि 63 64। अब अपन ने जो 46 वर्णों की हम सामान्यतः बात कर रहे हैं या 63 64 वर्णों की बात करें वो संपूर्ण वर्गीकरण इसमें समाहित है। तो हम यहीं से चर्चा करते हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णमाला जिसमें कि संस्कृत वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं वो सारे अपने सामने उपस्थित होंगे। चलो आगे बढ़े इस टॉपिक पर हम ध्यान दें कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 63 64 वर्णों में सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर वर्णों की। स्वर वर्णों की यदि आप बात करते हैं तो पाणिनीय शिक्षा में स्वर वर्णों की संख्या 21 या 22 स्वीकार की गई है। एकविंशति या नाम देंगे द्वाविंशति। पाणिनीय शिक्षा अनुसार स्वर वर्णों की संख्या 21 या 22। अब ये जो 21 22 वर्ण हैं इन 21 22 वर्णों को पाणिनीय शिक्षा में 3 भागों में बांटा गया है और वे जो 3 भाग हैं उनमें नंबर 1 तो है ह्रस्व स्वर, नंबर 2 पर बात करते हैं तो है दीर्घ स्वर और नंबर 3 की बात करते हैं तो है कौन सा प्लुत स्वर। उकालो अध्रस्व दीर्घ प्लुत है। उच्चारण काल के आधार पर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इन स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं, प्लुत स्वर कौन से हैं या ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर किसे कहते हैं, इनकी जानकारी अब हम विस्तार से करते हैं। तो ध्यान देंगे सबसे पहले हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। तो जो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत जो स्वरों की बात की गई उनमें ये परिभाषा है एक मात्री को भवेद् ह्रस्वम् द्विमात्री को दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुत संज्ञा है, व्यंजनम चार्थ मात्रिकम। पाणिनीय शिक्षा में स्वरों की ये परिभाषा दी गई है, व्यंजन की ये परिभाषा है। परिभाषा को हम पढ़ते हैं क्या है, कौन सा ह्रस्व स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर, कौन सा प्लुत है, व्यंजन क्या है, इनके बारे में परिभाषा है।
एक मात्रिको भवेद ह्रस्वम, ह्रस्वम ह्रस्व स्वर, एक मात्रिको भवेद, एक मात्रिक होना चाहिए कि जो एक मात्रिक स्वर होता है उसे ही कौन सा स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर। द्विमात्रिको दीर्घ उच्यते, द्विमात्रिक है, द्विमात्रिक स्वर दीर्घ है उच्यते, दीर्घ स्वर कहा जाता है। त्रिमात्रस्तु, तीन मात्राओं वाला अर्थात त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक स्वर तो प्लुत संज्ञा है, प्लुत संज्ञक होता है। च और व्यंजनम अर्धमात्रिकम, व्यंजन अर्धमात्रिक होता है। यहाँ विशेष बात ये जाएंगे कि देखो एक मात्रिक का नाम जहां पर भी आए, एक मात्रिक, तो आप समझेंगे वह किसकी बात आई है, ह्रस्व स्वर की। अगर द्विमात्रिक सॉरी, अगर यहाँ द्विमात्रिक का नाम आ जाए, द्विमात्रिक का नाम आए तो आप यहाँ नाम लेंगे दीर्घ स्वर, और जैसे ही यहाँ त्रिमात्रिक का नाम आता है तो त्रिमात्रिक नाम आते ही आप नाम लेंगे क्या, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। और अगर मान लो यहाँ एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक में से किसी का भी नाम नहीं हो, जबकि यहाँ नाम आ जाए अर्ध मात्रिक, अगर यहाँ अर्धमात्रिक नाम आए तो यहाँ न तो स्वर का तो नाम आना ही नहीं है, न तो ह्रस्व स्वर होगा, न दीर्घ स्वर होगा और न ही प्लुत स्वर होगा, अपितु जैसे ही अर्धमात्रिक का नाम आए आप यहाँ बताएंगे व्यंजन, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, इसलिए स्वर के अभाव में व्यंजन होता है कैसा, अर्धमात्रिक। अब बात करते हैं इनकी संख्या को लेकर कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, प्लुत स्वर कितने होते हैं और फिर व्यंजन कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। यदि हम बात करें सबसे पहले अपने पास जो स्वर है वह है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की अगर आप संख्या की बात करें तो संस्कृत वर्णमाला में ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 5, जबकि हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वरों की संख्या मानी गई है 4। यहाँ जो 5 वर्ण हैं उनके लिए आप कैसे कहेंगे, ए, ई, उ, री और री। ये जो स्वर हैं इन स्वरों को कहा गया है, ये जो 5 स्वर है इन स्वरों को अपन ने नाम दिया है ह्रस्व स्वर। इनका एक नाम और निकालें तो लघु स्वर, या अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं इन स्वरों को एक मात्रिक, एक मात्रिक स्वर। इनका अन्य नाम लघु स्वर और एक मात्रिक स्वर। संख्या कितनी होगी, 5। उसके बाद नंबर 2 पर हम बात करते हैं तो अपने पास आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या यहाँ संस्कृत में मानी गई है 8, जबकि हिंदी वर्णमाला में आप दीर्घ स्वरों की बात करेंगे तो वहां 7 आती है। यहाँ 8 वर्ण है और जो 8 दीर्घ वर्ण है आप उनके लिए बात करेंगे, एक तो आ, ई, उ, उसके बाद में दीर्घ री, फिर ए, आई, ओ तथा औ। ये जो है 8 वो दीर्घ स्वर है और इन्हीं दीर्घ स्वरों को हम गुरु स्वर, गुरु स्वर और द्विमात्रिक, गुरु स्वर और द्विमात्रिक स्वरों का नाम भी इनके लिए हम प्रयुक्त करते हैं। 5 तो हो गए लघु स्वर और 8 हो गए दीर्घ स्वर। उसके बाद नंबर तीसरा जो दीर्घ है अपने पास वह है प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों की संख्या को लेकर के हम ऐसे कह सकते हैं प्लुत स्वरों की संख्या 8 या 9 मानी गई है। 8 या जो 9 मानी गई है प्लुत स्वर, उनके लिए आप ऐसे कहेंगे कि त्रिमात्रिक स्वर जो अपन ने मूल 9 अच पढ़े हैं ए, उसके साथ 3 की मात्रा का प्रयोग कर दो, ए, ई, उ, री, उसके बाद ली, ए, ओ, आई और औ। ये जो संख्या है आप इन्हें कहेंगे। यहां जो साथ में ये जो ऐसा आपको मात्रिक ऐसा जो चिन्ह दिखाई दे रहा है ये 3 की मात्रा है,
तीन मात्रा, इसलिए आप इनका नाम त्रिमात्रिक डालेंगे। ये त्रिमात्रिक स्वर है। यदि हम इनकी संख्या काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ प्लुत स्वरों की संख्या कितनी आ गई? 9। जबकि अपने पास संख्या अपन ने पढ़ी कि प्लुत स्वरों की संख्या या तो 8 या फिर 9। इसका मतलब ये हो गया कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम मान भी सकते हैं और नहीं भी माने। तो ध्यान देंगे, मैं बात कर रहा हूँ ली स्वर की। ली स्वर का प्लुत होता है, विकल्प से इसको प्लुत नहीं माने तो आप ऐसे कह सकते हैं प्लुत के अभाव में, यहाँ ली के प्लुत के अभाव में प्लुत स्वरों की संख्या रह जाएगी कितनी? 8। इस प्रकार 8 या 9 माने गए कौन से? प्लुत स्वर। अगर इन प्लुत स्वरों के अन्य नाम की आप बात करते हैं तो इन्हें कहा जाता है त्रिमात्रिक स्वर। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार अपन ये जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं वो पाणिनीय शिक्षा की बात करें, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार अगर आप स्वरों की बात करते हैं तो स्वरों की संख्या अपन ने पढ़ी है 21 या 22, जिनका वर्गीकरण इस रूप में पढ़ा कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के अपन ने 3 देखे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर संख्या 5, जिनको ए ई उ रे रे इस नाम से इस रूप में लिखा गया। ये 5 स्वर हैं। इनको लघु स्वर और एक मात्रिक स्वर का नाम दिया जाता है। उसके बाद नंबर 2 पर अपन ने चर्चा करी है दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वरों की संख्या 8, जो इस क्रम से है आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये 8 दीर्घ स्वर हैं। इनका अन्य नाम गुरु स्वर और द्विमात्रिक स्वर भी है। उसके बाद तीसरे की हम बात करते हैं तो प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर के लिए संख्या अपन ने 8 या 9 की मानी है। जो कि मूल स्वर है उनको त्रिमात्रिक स्वरों के रूप में लिख दें। कहीं कहीं पर आपको ये स्वर दीर्घ स्वर जो हम लिखते हैं उस दीर्घ स्वर के साथ त्रिमात्रिक की हम बात करें तो दीर्घ स्वर 8 है, इस रूप में भी हम मान सकते हैं। तो इसलिए 8 या 9 के रूप में ये प्लुत स्वर लिखे जाते हैं। स्वर के साथ 3 की मात्रा का प्रयोग करने वो त्रिमात्रिक स्वर हो गया और त्रिमात्रिक स्वर का नाम ही होता है कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। ली के प्लुत के अभाव में प्लुत स्वरों की संख्या 8 है और जहां ली को प्लुत मानते हैं वहां प्लुत स्वरों की संख्या कितनी आ गई? 9। इस प्रकार 8 या 9 हो गए प्लुत स्वर। अब संख्या अगर हम काउंट करते हैं तो 5 तो हो गए अपने पास ह्रस्व स्वर, 8 हो गए दीर्घ स्वर और 8 या 9 हो गए प्लुत स्वर। तो यहाँ जो कुल संख्या की हम बात करें तो 21 या 22 स्वर वर्ण हो गए। ये तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार थे स्वर वर्ण, उस 21 या 22। 63 64 जो वर्ण अपन मान रहे हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णमाला में, उनमें 21 22 तो आ गए स्वर। अब बात करते हैं हम व्यंजन वर्ण की। व्यंजन वर्ण की यदि हम चर्चा करें तो व्यंजन वर्णों की संख्या को लेकर के अभी अपन ने ये कहा था कि व्यंजन वर्ण होते हैं 33। अब जो 33 व्यंजन वर्ण हैं वो कौन से हैं? यहां ध्यान करेंगे अब हम बात करते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णों की संख्या को अपन ने ये कहा कि व्यंजन वर्णों की संख्या है कितनी? 33, जिन्हें हम इस नाम से पुकार सकते हैं त्रयस 33 वर्ण। अब ये जो 33 व्यंजन वर्ण हैं उनको फिर से 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पर अपन बात करें तो कह सकते हैं स्पर्श वर्ण। नंबर 2 की हम बात करें तो कह सकते हैं हम इनको अंतस्थ वर्ण। और नंबर 3 पर हम इनका वर्गीकरण करें तो आप ऐसे कह सकते हैं ऊष्म वर्ण। ये व्यंजन वर्णों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्श वर्ण की। स्पर्श वर्ण के लिए आप ऐसे कह सकते हैं कादयो मावसानः स्पर्शः। कादयो मावसानः स्पर्शः। कै धन आदय मैधव अवसाना। आदय है आरंभ हो, कै कैसे, अवसाना अंत हो, मैं से, अर्थात कैसे आरंभ होकर
मैं से अंत होने वाले जो वर्णमाला के वर्ण हैं उनको कहेंगे स्पर्शांक स्पर्श वर्ण। मतलब सरल भाषा में आप ऐसे कह दो, कैसे लेकर मैं तक के जो भी वर्ण हैं उन वर्णों को हम कहते हैं स्पर्श वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण। यदि हम इनकी संख्या की बात करें कैसे मैं तक, तो इन वर्णों की संख्या आती है पंचविंशति, 25। अब यहाँ ध्यान करने योग्य बात तो ये है कि ये जो 25 वर्ण हैं वे वर्णमाला में वर्गों में भी सम्मिलित होते हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। अगर ये वर्गों में सम्मिलित हैं तो आप इन्हें वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कह सकते हैं। दूसरी बात, इन वर्णों को हम इस रूप में भी लिखते हैं, पू, चू, टू, तू और पू, ये इस रूप में भी लिखे जाते हैं। यहाँ उ की इत संज्ञा होने के कारण इन वर्णों को आप उदित वर्ण अर्थात जो 25 वर्गीय वर्ण हैं, स्पर्श वर्ण हैं, उनको हम उदित वर्णों का नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद अंतस्थ वर्णों पर हम चलते हैं। अंतस्थ वर्ण के लिए सरल सा आप ये कहेंगे यणो अंतस्थः, ये इनकी परिभाषा है। यण, यहां एक नाम दे रखा है यण प्रत्याहार, ये नाम दिया है। प्रत्याहार की चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके थे। अपन ने ये कहा था कि माहेश्वर सूत्र का संक्षिप्त रूप ही प्रत्याहार कहलाता है, तो हमें वो माहेश्वर सूत्र का वो संक्षिप्त रूप देखना है जो ये से न तक हो, वह एक यण प्रत्याहार है। इसका मतलब हयवरट वाला जो 5वां सूत्र था जिसमें ये आया था, 6वां सूत्र था लण, उसमें न आया था, तो आप क्या करेंगे, हयवरट में ये, व, रे और 6वां सूत्र जो लण था उसका ले, ये जो वर्ण है इन वर्णों को आप कहेंगे अंतस्थ वर्ण। ध्यान देना, इनका क्रम ध्यान देना, ये, व, रे और ले, ये संस्कृत में अंतस्थ वर्णों का क्रम है, ये और ले। इनकी संख्या हो गई कितनी, 4। जहां स्पर्श वर्णों की संख्या 25 है, वहीं पर अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है, 4। उसके बाद तीसरा जो वर्ण है, तीसरा जो भाग है, उसकी बात हम बात करें तो वह है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण की परिभाषा में आप ऐसे कह सकते हैं, सलह ऊष्माण है, सलह सल प्रत्याहार के वर्ण। यहाँ जो प्रत्याहार का नाम आया है वह आया है सल प्रत्याहार का। सल प्रत्याहार के वर्ण जो हैं वे ऊष्म वर्ण कहलाते हैं, इसका नाम है सल प्रत्याहार। अब सल प्रत्याहार के यदि वर्ण हम निकाले, जो 13वां माहेश्वर सूत्र था जो सस सर से आरंभ हो रहा था, तो उसमें से और 14वां माहेश्वर सूत्र हल उसका है। इस रूप में ये जो 4 वर्ण हैं, इन चारों वर्णों को हम कहेंगे कौन से वर्ण, ऊष्म वर्ण, इस रूप में। अब ध्यान दें, जो हम व्यंजन वर्ण पढ़ रहे हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, उन व्यंजन वर्णों की कुल संख्या तो अपन ने ढूंढी है 33। इन 33 वर्णों को 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें पहला नाम अपन ने लिया स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण की परिभाषा में अपन ने कहा कादयो मावसानः स्पर्शः, कैसे लेकर मैं तक के वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 है। स्पर्श वर्णों को हम वर्गीय व्यंजन वर्ण और साथ के साथ उदित वर्ण का नाम भी देंगे। उदित वर्ण इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो स्पर्श वर्ण है वो कूचु टू तू ऊ के रूप में भी लिखे जाते हैं, और उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र के कारण इनके ऊ की इत संज्ञा होती है, इसलिए ये उदित वर्ण भी कहलाते हैं। जैसे कि हम आगे का टॉपिक अपना उच्चारण स्थान का आएगा, वहां हम चर्चा करेंगे। आपने पढ़ा होगा अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, तो कु का जहां उच्चारण होता है तो कु से तात्पर्य कै वर्ग से है। ठीक इसी प्रकार कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, 25 वर्ण इस रूप में। उसके बाद नंबर 2 पर अपन ने अंतस्थ वर्ण की बात की है। अंतस्थ वर्ण यणो अंतस्थः, यण प्रत्याहार के वर्ण ही कौन से वर्ण कहलाते हैं, अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। और अंतस्थ वर्णों की यदि हम क्रम की बात करते हैं तो यहाँ य, व, रे और ले, इस रूप में जो 4 वर्ण होते हैं वो अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्णों में तीसरा भेद जो अपन ने निकाला वह है ऊष्म वर्ण। और ऊष्म वर्ण की यदि हम परिभाषा की बात करें तो सलह ऊष्माण है, अर्थात सल प्रत्याहार जो है, जैसे कि प्रत्याहार की चर्चा हम कर चुके हैं, तो सल प्रत्याहार के जो वर्ण होंगे वे कौन से वर्ण कहलाएंगे, ऊष्माण है, ऊष्म वर्ण कहलाएंगे। और सल प्रत्याहार में यदि हम क्रम की बात करें वर्णों की, तो पहले से है, तालव्य से,
मूर्धन्य से, दंत्य से और फिर हकार, ये जो वर्ण है ये हो गए ऊष्म वर्ण। इस आधार पर 25 स्पर्श वर्ण, 4 अंतस्थ वर्ण और 4 ऊष्म वर्ण, कुल हो गए 33 व्यंजन वर्ण। तो पाणिनीय शिक्षा में अपन 63-64 वर्णों की जो बात कर रहे हैं, उनमें यहाँ तक अपन ने जो वर्ण पढ़ चुके हैं अभी तक, उन पर ध्यान करेंगे। तो अपन ने 21 अथवा 22 तो अपन ने पढ़े हैं स्वर, और उसके बाद 33 अपन ने पढ़ लिए व्यंजन। यहाँ तक अगर हम कुल वर्णों की बात करते हैं तो अभी तक अपन ने 54 या 55 वर्णों का अध्ययन कर लिया है। अब यदि हम संख्या 63-64 निकालें तो इसका मतलब ये है कि अभी तो 9 वर्ण ऐसे बचे हुए हैं जो पाणिनीय शिक्षा में स्वीकार किए गए हैं। तो अब हम वे 9 वर्ण कौन से हैं इनका अध्ययन करते हैं जो पाणिनीय शिक्षा में इन स्वर वर्णों और व्यंजन वर्णों के अतिरिक्त स्वीकार किए गए हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं इन 9 वर्णों पर। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो अपने पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 63-64 वर्णों में अपने 21-22 स्वर पढ़े हैं और 33 व्यंजन वर्ण पढ़े। अब हम जो ऐसे करेंगे 9 वर्णों की चर्चा और करनी है। तो 9 वर्ण कौन कौन से बच गए इनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। दोस्तों जहां आपको डाउट हो वहां कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।